एवरीवन, माय नेम इज श्याम। इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था गो के बेसिक डेटा टाइप्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन द गोलैंग। वेरिएबल्स आर नथिंग बट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब नेम्ड मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। इमेजिन करिए कि ये मेमोरी है। मेमोरी जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है और हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है। अब जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं मेमोरी पे, तो वो जाके इन्हीं में से इन्हीं ब्लॉक्स में स्टोर होती है। जब भी हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम उस मेमोरी पे उस मेमोरी को कुछ नाम असाइन कर देते हैं ताकि उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना आसान हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मेमोरी लोकेशन थी जिसका एड्रेस कुछ मान लीजिए 0x02 कुछ ऐसा था, ये इसका मेमोरी एड्रेस था। अब ये हमारे लिए ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, ये हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल है। तो हमने इस मेमोरी लोकेशन को कुछ नाम असाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल x। ठीक है, तो अब जब भी हम x में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, x में हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे या x से वैल्यू रीड करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली इस मेमोरी लोकेशन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या इस मेमोरी लोकेशन पे हम रीड या राइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्टोर 10 इन x। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 10 का मतलब होता है यहाँ पे इज इक्वल्स टू मैथ से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू का मतलब है कि जो भी राइट साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे असाइन करनी है। तो x पे अगर हम 10 असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन है जिस पे हमने x का लेबल लगाया है वहां पे हम 10 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वेरिएबल्स। कांस्टेंट भी लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में? जैसा कि हम सब मैथ में भी कांस्टेंट जानते हैं, फॉर एग्जांपल पाई। ठीक है, हम पाई जानते हैं कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है, जो कि कांस्टेंट है। मैथ में कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। उसी तरह जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो हम एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होते हैं जहां पे हम रीड या राइट मतलब उस वेरिएबल को रीड कर सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को देख सकते हैं या उसके वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी मेमोरी लोकेशन को एज अ कांस्टेंट डिफाइन किया है, इसका मतलब वहां से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और वहां की वैल्यू को या उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब चलिए देखते हैं कि हम गोलैंग में वेरिएबल या और कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम वापस आ गए हैं अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। तो पहला तरीका है जिसमें हम यूज करते हैं वेर। तो वेर एक कीवर्ड है जो कि यूज होता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। एंड देन वेरिएबल का नाम एंड देन डेटा टाइप। तो हमने अभी अभी देखा था कि इंट जो है वो हमारा एक डेटा टाइप है। अब यहाँ पे मुझे एरर मिल रही है आई डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमें हमारे पास कोई भी अनयूज्ड वेरिएबल्स या इंपोर्ट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब कि इस आई को मुझे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपने कोड को कंपाइल नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव किया fmt पैकेज जो था ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गो का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये ऑटो इंपोर्ट कर रहा है जिस भी लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने वेर इंट आई डिक्लेयर किया, मतलब कि वेरिएबल एक बनाया हमने जिसका नाम आई है और उसका टाइप जो है वो इंटीजर है। तो हमने अभी अभी देखा था कि अगर किसी वेरिएबल का टाइप इंटीजर है तो हम उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, गिवन दैट कि वो वैल्यू इंट की रेंज में आती हो। ये पहला तरीका हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब आई के अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 10, एंड इस वैल्यू को मैं प्रिंट कर सकता हूँ।
तो चलिए इसको रन कर कर देखते हैं। गो रन, मैं स्टार लिख रहा हूँ, आप मेन डॉट गो लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आई पे हमने वैल्यू असाइन किया एंड वो वैल्यू हमें प्रिंट हो गई। तो ये था पहला तरीका वेरिएबल को डिफाइन करने का। सेम चीज आप स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट किसी के भी साथ ट्राई कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का, वो है हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को कंबाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं वेर आई इंट इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे आई जो है ये दोबारा से यूज हो रहा है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ जे, एंड हम वापस से जे को प्रिंट करते हैं। ठीक है, वापस से रन करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा देखने में आसानी हो। और यहाँ पे मैं ln लगा देता हूँ जो कि हमेशा न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि 10 है, एंड जे की भी वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि 20 है। तो ये हमने पहला तरीका देखा जहाँ पे हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं एंड फिर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। दूसरा तरीका कि हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन सेम टाइम पे कर रहे हैं। गोलैंग में एक और अच्छी बात है कि ये टाइप इन्फर कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे वेर k इज इक्वल्स टू 30 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं k की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, और आप यहाँ पे देखिए अगर मैं k के ऊपर ओवर करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बता रहा है वेर k इंट। तो जो भी वैल्यू मैंने असाइन की है, बेस्ड ऑन दैट वैल्यू Go will automatically infer the data type of the variable। तो यहाँ पे क्योंकि 30 इंटीजर है, Go ने इन्फर कर लिया कि जो k है उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, स्ट्रिंग को हमने देखा था कि हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो अगर मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ तो गोलैंग जो है ऑटोमेटिक k का डेटा टाइप इन्फर कर लेगा। तो ये यहाँ पे बता रहा है वेर k इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, राइट। तो ये भी एक तरीका है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। यहाँ पे भी हमारा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो रहा है। तीसरा जो सबसे यूज होने वाला तरीका है वो है शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन। सो शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया डेटा टाइप ले लूँ तो हम कोलन इज इक्वल्स टू यूज करते हैं एंड देन वैल्यू, राइट। यहाँ पे मैं वापस से एल को प्रिंट करता हूँ। तो अब अगर मैं एल के ऊपर होवर करूं तो ये ऑटोमेटिक बता रहा है वेर एल इज ऑफ टाइप इंट। ठीक है, तो ये तीन तरीके देखे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के। पहला तरीका जहाँ पे वेरिएबल को हमने पहले डिक्लेयर किया फिर उसके बाद इनिशियलाइज किया। दूसरा तरीका जहाँ पे हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका शॉर्ट हैंड यूज करने का, आप कोलन और इज इक्वल्स टू यूज करिए और गोलैंग जो है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल का टाइप आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये तो हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब हमने बोला था कि वेरिएबल्स को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एल को डिक्लेयर किया और उसके अंदर 40 स्टोर किया, फिर हमने एल की वैल्यू को प्रिंट किया एंड अब हम एल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो I'll write L is equals to 50 and again let's print the value of L। okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं I प्रिंट हुआ जो कि 10 था, और उसके बाद J प्रिंट हुआ जो कि 20 था, उसके बाद K प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यू थी हेलो, उसके बाद L प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यू थी 40 एंड फिर L को हमने चेंज करके 50 कर दिया एंड वापस से L को प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई किया। तो अभी हमने देखा कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर मैं लिखूं कॉन्स्ट i इज इक्वल्स टू 10, इसका मतलब मैंने एक किसी मेमोरी लोकेशन को नाम दिया है i, उसके अंदर 10 स्टोर किया है, और जो ये i है ये रीड ओनली है, मतलब मैं i की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे हम पहले आई को प्रिंट कर लेते हैं, println आई, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, 10 प्रिंट हो रहा है। नाउ इफ आई ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ आई, फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू असाइन इट 30, you can see there is a red dot and it is saying cannot assign to I। तो यहाँ पे जो I है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसलिए we cannot assign anything to I। हम कांस्टेंट को सिर्फ एक बार डिफाइन करते हैं एंड उसको अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, बट हम उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं करते। एक चीज और, अगर आपको मल्टीपल कांस्टेंट डिफाइन करने हैं तो या तो हम हर बार कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इनको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे i और j दोनों ही कांस्टेंट हैं, जिसको हमने कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन किया। तो ये था कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में भी आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है। तो अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है या आपने डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर किया है, तो गो ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन वैल्यू इसका डेटा टाइप इन्फर कर लेगा। बट अगर आप चाहें तो फिर भी डेटा टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस केस में भी जो जे और आई का डेटा टाइप है वो इंट है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब मुझे इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग पे चेंज करना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस किए कि हम कैसे वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मेमोरी पे क्या उसका असर पड़ता है, और हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। एक और बात, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल कांस्टेंट्स एक साथ डिफाइन किए हैं, हम ठीक उसी तरह मल्टीपल वेरिएबल्स भी एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। इंट जो है, सॉरी, यहाँ पे आई जो है वो इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू 10 है। यहाँ पे जे जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है जिसकी वैल्यू हेलो है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट मैप्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, स्लाइस क्या होती है, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। Please like, share and subscribe if you like my content. See you in the next one.